हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स क्लास 12th का, है ना। क्लास 12th। और ये लेक्चर सीरीज जो है वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के भी बहुत काम की है और आईएससी स्टूडेंट्स के भी इक्वली काम की है। आपका कंप्लीट कोर्स रिवीजन टाइप नहीं है, रिवीजन के टाइम में, लेकिन कोर्स एग्जॉस्टिव कराया जाएगा। पूरा कोर्स इन डिटेल ऑर्गेनिक का हम कर रहे हैं। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है लेक्चर 5। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 4 लेक्चर्स में एक्सट्रीम बेसिक पढ़ा है हेलोजन डेरिवेटिव्स का। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एसएन रिएक्शंस का कंपैरिजन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की हैं, एक SN1 एक SN2। SN1 दो स्टेप का प्रोसेस है जिसमें पहले कार्बोकैटायन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे ऐड होता है। कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो आरडीएस यानी स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, और जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो फास्ट स्टेप होता है। इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं। SN2 वन स्टेप प्रोसेस है। इसी एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, एक बढ़िया ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियस बॉन्ड फिजन हो रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है, इस वजह से यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन पाया जाता है, यानी कि ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाती है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। अप्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट्स इसको फेवर करते थे, डीएमएसओ, डीएमएफ, डीएमए एक्सेट्रा। कौन SN1 करता है, कौन SN2 करता है, पहचानने के लिए दिमाग में रखो कि जब सबस्ट्रेट की डिग्री हाई होगी तो SN1 बनेगा। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, कार्बोकैटायन अगर रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग एक्सेट्रा से स्टेबल बन रहा है तो भी आपका SN1 फॉलो होगा, और अगर ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं है और कार्बन की डिग्री, सबस्ट्रेट की डिग्री लो है तो फिर झूम झाम के SN2 होगा। यानी 3 डिग्री वाले पक्का पक्का SN1 देंगे और 1 डिग्री और मेथाइल वाले पक्का पक्का SN2 देंगे। धोखा देते हैं हमारे 2 डिग्री सबस्ट्रेट। तो हम सबसे पहले एक कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं धोखेबाज। धोखेबाज कौन है? धोखेबाज हैं 2 डिग्री सबस्ट्रेट। 2 डिग्री सबस्ट्रेट वो आदमी है जो SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। तो ये डिसाइड होता है न्यूक्लियोफाइल से, ये डिसाइड होता है सॉल्वेंट से कि आखिर SN1 होगा या SN2 होगा 2 डिग्री में। याद रखिएगा। छोटा सा एक ग्राफ बेटा आपके लिए बना रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। दिस इज योर ग्राफ। अब यहां पर जो एक्सिस बनी है ये SN2 के रेट की है, और ये जो है एक ऊपर, या ऐसा कह लें कि जो कुछ भी तीर बने हुए हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बने हुए हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक। और यहां पर जब हम लेफ्ट टू राइट आगे जा रहे होंगे तो ये डिग्री ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट की बातें हो रही होंगी, ठीक। देखो यहां पर अगर हम मिथाइल की बातें करें, मिथाइल सबस्ट्रेट एक कार्बन वाला, तो वहां पक्का पक्का SN1 वाला मैकेनिज्म सबसे स्लो होगा, क्योंकि SN1 तो वहां देगा ही नहीं। और जहां पर ये आया 1 डिग्री, ये आया 2 डिग्री और ये आया 3 डिग्री। 3 डिग्री में पक्का पक्का SN1 खूब झूम झाम के हो रहा होगा। इस कारण से आप देखो SN1 का जो रेट है वो मिथाइल से 3 डिग्री तक जाते जाते बढ़ेगा। इसी तरह 3 डिग्री में अगर आप देखोगे तो SN2 बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और मिथाइल वाले में SN2 खूब झूम झाम के हो रहा होगा। ये SN2 रहा। SN2 का जो रेट है वो मिथाइल से 3 डिग्री तक लगातार डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। यहीं से आपको ये बातें समझ में आती हैं बच्चा कि ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है मिथाइल वाला, ये SN2 को फेवर करेगा, SN1 को नहीं। 3 डिग्री वाला SN1 को फेवर करेगा, SN2 को नहीं। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है 2 डिग्री, वहां अब अगर आप ध्यान से देख पाए तो आपको ये बात अच्छी तरह एहसास हो जाएगा कि साहब ये जो बीच का पोर्शन है इसमें SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है। ठीक है मेरी बात? जी हाँ। न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट से डिसाइड होगा कि SN1 होने वाला है या SN2 होने वाला है। क्लियर है? चलिए कंपेयर करते हैं। हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि कंपेयर करने के सवाल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कंपेयर करने के सवाल अगर हम लोग करने वाले हैं तो चलो देखते हैं। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये इस तरह से। SN1 देंगे या नहीं, SN2 देंगे या नहीं, इस तरह की बातें हम लोग आज करने जा रहे हैं। देखो ये मिथाइल टाइप का सबस्ट्रेट है, एक ही कार्बन है, SN1 नहीं दे सकता, SN2 देगा, ठीक है ना।
ध्यान से देखो, ये मिथाइल टाइप का है, SN1 नहीं देगा, पर ध्यान से देखो ये फ्लोरीन लगा है और हमने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन नहीं देता क्योंकि बॉन्ड बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, SN1 नहीं देगा, SN2 बढ़िया देगा। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। इसको देखो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, SN1 भर के देगा, SN2 नहीं देगा, बताया था डिग्री हाई होनी चाहिए। ये रहा 2 डिग्री सबस्ट्रेट। अब ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लमेटिक है? दिमाग में रखिएगा, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। अब SN1 कब देता है, SN2 कब देता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 देगा, अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 देगा, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 देगा, अगर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 देगा। क्या बात है! यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स SN2 को फेवर करते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल्स SN1 को फेवर करते हैं। प्रोटिक SN1 को फेवर करता है, अप्रोटिक SN2 को फेवर करता है। दिमाग में रखना इस बात को। ध्यान से देखो, इसे 1 डिग्री टाइप का है, तो जो 1 डिग्री टाइप का है ये SN2 तो दे देगा पक्का पक्का, लेकिन ध्यान से देखो बगल में बेंजीन रिंग लगी हुई है, यानी यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बेंजाइलिक कटायन होगा, और बेंजाइलिक वाले स्टेबल कटायन होते हैं, इस वजह से SN1 भी होगा। तो यहां पे मिलेगी हमें रज्जो। ठीक है। अच्छा देखो, ये अराइल एग्जाम्पल है, अराइल ना SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं, कारण ये रेजोनेंस में चला जाता है। तो यहां पर कैटायन रेजोनेंस में था इसलिए स्टेबल था, यहां क्लोरीन का ही लोन पेयर रेजोनेंस में इसलिए स्टेबल नहीं। ध्यान से देखो, इसे विनाइलिक कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो हेलोजन लगा हुआ है, ये sp2 कार्बन है, ना ये SN1 देगा ना ये SN2 देगा। क्लियर है? ध्यान से देखो, ये भी तो विनाइलिक ही है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, तो विनाइलिक के 2 एग्जांपल साथ में लिखे। ठीक, बढ़िया। देखो, जब तुम इसे यहां से तोड़ोगे माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और प्लस और उसके बाद सिग्मा, उसके बाद देखोगे पाई, तो कॉमन सेंस है यहां मिल गई तुम्हें रेजोनेंस, और रेजोनेंस में अगर कैटायन चला गया तो कैटायन स्टेबल बनेगा। याद कर लो, ये अलाइलिक का एग्जांपल है, अलाइलिक SN1 देता है। दूसरा, ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री SN2 भी देगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। ध्यान से देखो, ये आदमी 1 डिग्री है। क्या है बेटा? और इत्मीनान समझना इस बात को, ये आदमी कौन है? ये आदमी 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री SN2 तो देगा ही देगा। लेकिन याद करो, अगर इसको निकाल दिया जाए तो मेरे पास बन रहा है ये कटायन, और इस कटायन को याद कर लो, एक केस सिखाया गया था आपको कि अगर ये कटायन बन रहा है तो यहां पे मिलेगा आपको क्या बेटा? डांसिंग रज्जो, डांसिंग रेजोनेंस। इसकी वजह से ये SN1 भी फेवर करेगा। इसी प्रकार से बेटा अगर आप ध्यान से देखें, ये टूटेगा और यहां पे कटायन बनेगा। अब ये कटायन SN1 भी देगा, वही डांसिंग रेजोनेंस वाला केस लगा लीजिए लगभग, और SN2 भी देगा। वैसे भी 2 डिग्री हो गया ना, ये 2 डिग्री तो लॉजिकली SN1 SN2 दोनों देता है। ये देखो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? यहां देखो, इसको तोड़ दो, माइनस और ये प्लस, यहां पे लोन पेयर है, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? जी हाँ। 1 डिग्री सबस्ट्रेट है या मिथाइलिक सबस्ट्रेट है, इसलिए SN2 तो देगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से कैटायन स्टेबल है, इसलिए SN1 भी देगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। यही कहानी यहां पर लगेगी, मिथाइलिक टाइप का सबस्ट्रेट है तो इस वजह से SN2 तो देगा, लेकिन अगर इसे तोड़ोगे माइनस और प्लस बनाओगे तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से कैटायन स्टेबल बनेगा, SN1 भी देगा। यहां देखो, ये अराइल का एग्जांपल है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, SN1 SN2 दोनों नहीं देगा। इधर देखो, इसे तोड़ दो, यहां कैटायन बनाओ और देखो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है। पिछले लेक्चर में कराया गया एग्जांपल, SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। अच्छा, इसे देखो, ये 1 डिग्री है, SN2 देगा, लेकिन अगर यहां कैटायन बनाओगे तो ये sp2 के बगल में कैटायन है, मतलब ये अलाइलिक पोजीशन है, तो SN1 भी देगा। बताया था अलाइलिक देते हैं। ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, तो ना SN1 देगा ना SN2 देगा। सबस्ट्रेट देखो 3 डिग्री, SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। इसको देखो, इसे तोड़ दो, तोड़ोगे तो कैटायन बनेगा। क्लियर है? कैटायन बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर कैटायन बना तो सबसे पहली बात, ये डबल बॉन्ड sp2 कार्बन है, sp2 के बगल में जो पोजीशन है ये अलाइलिक पोजीशन है, SN1 तो भर के देगा। क्या ये 1 डिग्री का कार्बन है तो SN2 भी देगा। बहुत बढ़िया। फिर से ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ना SN1 देगा ना SN2 देगा। ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 नहीं देगा, SN2 देगा। क्या हम कंपेयर कर पाए? इन सारे एग्जांपल्स को मैंने तेज कर दिया थोड़ा, इन्हीं लेक्चर्स के दौरान इनको नोट करिए और आंसर्स अपने मन से लिखिए, फिर लेक्चर में से कंपेयर करिए कि आपने कितने सही किए। इसलिए जरूरी है कि आप इनको सही सही कर पाए। पहचान नहीं पाओगे तो ध्यान रखना, जैसे रट रटा के क्वेश्चन सारी रिएक्शंस रट रटा के जाते हो ना पेपर में लिखने, तो भैया वैसा ही पेपर लिखोगे हमेशा ऑर्गेनिक का। इसलिए अगर तुम कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो
तो मैकेनिज्म, स्टेबिलिटीज एक्सेट्रा आपको पहचाननी आनी चाहिए, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस मस्ट है ऑर्गेनिक के लिए। ठीक, आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कारण है कि आज हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस के पीछे पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मतलब स्ट्रिक्टली रिएक्शंस पे आ रहे हैं। ठीक, हम लिखते हैं SN रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोला? SN रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ता नहीं है। पहला एग्जांपल आप देखें, लिखा है एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, और फालतू के और नहीं, ठीक है ना। एक्वस इंपॉर्टेंट है। एक्वस इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये आयनिक कंपाउंड है, ऐसे में सारे मैकेनिज्म के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक्वस का क्या मतलब है कि आपने KOH लिया और साथ में क्या लिया बेटा? जल। क्या लिया? जल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। ऐसा करने पर आपको ये बात पता चलेगी कि कुछ भी इसमें से निकले ना निकले, OH माइनस जरूर निकलेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और या तो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों एक ही बात है। और अगर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, मैंने पहले ही कहा कि सॉल्वेंट अप्रोटिक SN2 फेवर करता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी SN2 फेवर करता है। अब सबस्ट्रेट से पूछ लेते हैं तुम कौन हो। एग्जाम्पल में अगर सबस्ट्रेट में मैंने लिख दिया CH3Cl, तो ये तो मिथाइलिक टाइप का हो गया, पक्का पक्का इसका मन SN2 करने का है। तो जब इससे KOH एक्वस लगाएंगे तो मैकेनिज्म पाथ फॉलो होगा SN2, क्योंकि ये भी SN2 ही फेवर कर रहा है और ये भी SN2 ही फेवर कर रहा है। तो होगा क्या? इसमें से CH3OH लग जाएगा और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। अच्छा, क्या बन रहा है? बहुत इत्मीनान से सोचना कैसे मैकेनिज्म हो रहा है। सबसे पहली बात तो KOH को जब पानी पिलाया गया तो इसने तुरंत ही K प्लस दिया और OH माइनस दिया, बहुत बढ़िया। अब ये CH3Cl के पास कौन आ गया भैया? OH माइनस। अब तुम जानते हो कि यहां डेल्टा प्लस और यहां डेल्टा प्लस कार्बन पे, डेल्टा माइनस क्लोरीन पर, और जैसे ही ये होता है तो कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डेल्टा पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है, लीविंग ग्रुप बाहर जाता है। और जब भी ये होगा तो एक बढ़िया सा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है? CH3 के साथ OH जुड़ रहा है और Cl बाहर जा रहा है। अगले ही स्टेप में मेथेनॉल बन गया और Cl माइनस बाहर। अभी जो K प्लस है और ये Cl माइनस है मिलके KCl बना देंगे, ठीक है ना। ये है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि CH3 CH2 Cl लगा हुआ है और आपने इसमें डाल दिया NaOH, और वो भी एक्वस। कॉमन सेंस से 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो कॉमन सेंस है कि ये नेगेटिव टाइप का आदमी है, ये SN2 को फेवर करेगा और ये भी SN2 को फेवर करेगा। तो सबस्ट्रेट ही जब 1 डिग्री SN2 को फेवर करने वाला है, फिर तो SN2 होना ही है। तो फिर हमारे लिए क्या आ जाएगा बेटा? CH3 CH2 न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया और Cl माइनस बाहर चला गया। ये Cl माइनस जुड़ जाएगा किससे बेटा? Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से NaCl बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। अच्छा, एक बात और बताई थी कि अगर पाथ SN1 है रिएक्शन का, तो SN1 पाथ में तय होता है कि इन्वर्जन तो होना ही है। तो हम लोग फिर इन्वर्जन दिखाने के लिए एग्जाम्पल में फिशर प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोला बेटा? फिशर प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। ये फिशर का एग्जाम्पल है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ D लगा है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है और इसमें हम लोगों ने मान लो लगा दिया KOH और इसे पानी पिला दिया। आप समझ गए कि 1 डिग्री का सबस्ट्रेट SN2 मान रहा है और प्लस और माइनस ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये भी SN2 ही मांग रहा है। तो पाथ कैसा रहने वाला है? SN2। SN2 में इन्वर्जन होता है तो Cl लगा है बेटा यहाँ राइट में, तो जो OH है वो जुड़ेगा लेफ्ट से। ये CH3 था लेफ्ट में, ये आ जाएगा राइट में, बाकी कहीं इन्वर्जन नहीं होगा। वो जिस जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, जहां ऐड होने जा रहा है, वहीं पर इन्वर्जन होने वाला है। और हुआ क्या है हमारे लिए? हम कहेंगे वॉल्डन इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया भैया? वॉल्डन इन्वर्जन हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रहना चाहिए। अच्छा, इन्वर्जन शो करेगा, हम कहेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट है या इन्वर्जन प्रोडक्ट है? तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे लिए जो बनकर आ रहा है वो एक बढ़िया सा इन्वर्जन प्रोडक्ट है, यानी इन्वर्ट होकर ज्योमेट्री आ रही है। बहुत बढ़िया, अच्छी लगा सुन के। अब इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या फिशर में ही पूछा जाएगा? नहीं, फिशर में ही नहीं, वेज डैश में भी खूब पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल देखो दूसरा, ये, और ये रहा आपके लिए 2 डिग्री टाइप। अब ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक।
ये SN1 SN2 दोनों दे सकता है। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो फिर SN1 देगा, और अगर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 देगा। SN2 देगा क्योंकि आपके पास OH माइनस भर भर के, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है हमने, क्योंकि ये वेज में है तो इसका इन्वर्ट करोगे ज्योमेट्री तो डैश में OH आ जाएगा, और फिर आपके आई निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि आप उस जगह इन्वर्जन करिए। आप सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानिए कि जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट पहचानना, है ना। अब न्यूमैन और 100 हॉर्स में भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, एक एक कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ H है और यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और इस तरह से रियर कार्बन बना दिया। इस रियर कार्बन में यहाँ D है, यहाँ H है और नीचे Cl है। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एक्वस KOH लगाया गया है यहाँ पर, और पाथ जो है SN2 होने जा रहा है। दिमाग रखना, ये जो कार्बन डॉट से दिखाया जाता है इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा फ्रंट कार्बन। क्या नाम देते हैं? फ्रंट कार्बन। और जो गोले से दिखाया जा रहा है इसे नाम देते हैं रियर कार्बन। रियर कार्बन मतलब बैक वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन। ये एक्चुअली इस तरह की ज्योमेट्री है कि आगे ऐसे H, इधर H, इधर CH3 है, हम इसको साइड से दिखा रहे हैं, समझे ना, और पीछे नीचे की तरफ Cl, इधर की तरफ D और इधर की तरफ H ऐसे है। समझ पा रहे हो? ये बैक कार्बन है, रियर कार्बन, और ये फ्रंट कार्बन है। अब इसको अगर हम यहां से देखने लग जाएं इसके सामने से तो जो दिखाई देगा वो ये व्यू होगा, ठीक। तो दो तरह के प्रोजेक्शन है इसमें, आप ध्यान दें क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो रियर कार्बन पे लगा है तो फ्रंट कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इन्वर्जन सिर्फ उस कार्बन पे होगा जिसमें हमारा लीविंग ग्रुप लगा है, तो रियर कार्बन लगाइए। क्या नीचे क्लोरीन है तो लॉजिकली ऊपर की तरफ से OH अटैक करेगा, और ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे ऐसे D पे आ जाएगा, ये H है और ये इधर H आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, तो आसान है। हाँ, मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन में एक से ज्यादा कार्बन हो तो क्या करें? तो कुछ ना करें, सवाल देखें बड़े इत्मीनान से। हमारे पास यहाँ D, यहाँ H है, यहाँ हम CH3 लगा लेते हैं। एक और करते हैं, यहाँ D और यहाँ H, यहाँ Cl है, और इसमें अटैक किया गया KOH एक्वस का। पाथ फिर से SN2 ही जाने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं। ये प्लस ये माइनस, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल SN2 जाएगा। ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल रखा हुआ आप देख पा रहे हैं, और इसको देखें ऊपर की तरफ एक कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है, SN2 ही फॉलो होगा। अब ध्यान दो कि जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है इन्वर्जन सिर्फ यहां होगा। क्या बोला जा रहा है? इन्वर्जन सिर्फ यहां होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें लीविंग ग्रुप लगा है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, इन्वर्जन सिर्फ वहीं होगा, हर जगह मत कर देना, है ना। तो ये रहा CH3, ये रहा H, ये रहा D, और ऊपर D। देखो लीविंग ग्रुप कहां है? राइट में, तो OH कहां आएगा? लेफ्ट में न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला H राइट में आ जाएगा। ये बन गया अपना प्रोडक्ट, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। ये था KOH से रिएक्शन, और उसके कुछ बढ़िया एग्जांपल्स है ना, सस्ते नहीं है। अब देखो सेकंड रिएक्शन क्या है। सेकंड रिएक्शन तुमसे कह रही है रिएक्शन विथ Ag2O। ये खतरनाक चीज है सर, जैसे उसका किया था इसका भी कर लो, सेम तो है नहीं। इसके दो केसेस हैं। इसके दो केसेस में सबसे पहले है मॉइस्ट Ag2O और दूसरा है ड्राई Ag2O। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ध्यान से समझो क्या चीज है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि Ag2O सिल्वर का कंपाउंड है, मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ये आयनिक नहीं है साहब, कोवेलेंट टाइप के नेचर का है। ऐसा है कोवेलेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बदतमीज कोवेलेंट है, इसे बनेगी नहीं बात अगर आप नहीं समझोगे इसे तो, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये मॉइस्ट है, तो मान लो हम लिख लेते हैं RCl, और इसके साथ हमने रिएक्शन कराई मॉइस्ट Ag2O की, तो जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आएगा ROH और निकलेगा AgCl, ठीक है। और ये PPT बन के निकल जाएगा, इस वजह से ये सॉल्यूशन में नहीं रह जाएगा। पहली बात तो मॉइस्ट की एग्जांपल ये। अच्छा, यही RCl की रिएक्शन अगर मैं करा दूं ड्राई Ag2O से,
तो क्या बनने वाला है, तो बनेगा ROR और निकलेगा AgCl। बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रिएक्शन का एक टेम्पलेट बनाकर दे रहा हूं। तो यानी कि अगर मॉइस्ट के साथ रिएक्शन कराई गई, इंपॉर्टेंट हो गया ना कि मॉइस्ट अलग तरह का प्रोडक्ट दे रहा है और ड्राई अलग तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको तो ये याद रखना ही पड़ जाएगा कि ड्राई क्या देता है और मॉइस्ट क्या देता है। तो याद रखो, ड्राई दे रहा है, सॉरी मॉइस्ट दे रहा है एल्कोहल, क्या दे रहा है बेटा, एल्कोहल। और ड्राई क्या दे रहा है बेटा, ईथर। ड्राई क्या दे रहा है, ईथर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट से एल्कोहल और ड्राई से ईथर, मॉइस्ट से एल्कोहल और ड्राई से ईथर। ये भूले तो सब भूले, इसलिए Ag2O इंपॉर्टेंट है, Ag2O इंपॉर्टेंट है। अब चलो मॉइस्ट का तुम्हें मैकेनिज्म बताते हैं कि क्या आखिर सच में हुआ क्या था यहां पर, ये प्रोडक्ट कैसे बदला। तो सबसे पहले क्या करो, मॉइस्ट Ag2O के बारे में चर्चा करो। मॉइस्ट Ag2O, ठीक। मॉइस्ट Ag2O का मतलब है कि आपने Ag2O लिया और इसको पानी में घोल दिया। बदतमीज पानी में घुल जाता है और घुलकर क्या देता है, AgOH। क्या देता है, AgOH। ये आयनिक टाइप का एक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये मेटल ऑक्साइड है, ये कोवेलेंट है। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिल्वर एक मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इसलिए ये कोवेलेंट है। लेकिन कोवेलेंट के साथ साथ कैसा है, हाईली पोलर कोवेलेंट है, तो पानी में जाके टूट जाएगा। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था, वैसे ही सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो नेगेटिव OH माइनस है, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज्ड है, तो हमारे लिए स्टेप 2 में क्या हुआ, OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ गया, लेट्स से CH3Br पर, ठीक। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। आपको पता है कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करने बस आएगा, आएगा तो बनेगा क्या, CH3 के साथ जुड़ गया OH और Br माइनस बाहर। अब ये जो Ag है और ये जो Br है, ये AgBr का PPT बना लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुंदर, मजा आया। तो फिर AgBr का PPT बन जाएगा, बन गया। अब PPT के कलर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने AgCl का PPT बनाया है ना, AgBr का PPT बनाया और AgI का PPT बनाया, तो ये तो व्हाइट कलर का PPT बनता है, सिल्वर व्हाइट लिख देते हैं कई जगह। येलो वाला, ये जो Br वाला है, ये पेल येलो है, और ये I वाला बढ़िया ब्राइट येलो है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपको PPTs के कलर भी याद होने चाहिए इनके, सिर्फ AgCl का कलर याद करके काम नहीं चलेगा। समझे भैया मैकेनिज्म क्या है, क्यों मॉइस्ट वाला एल्कोहल बना रहा है और ड्राई वाला ईथर बना रहा है। सर अभी तो आपने सिर्फ ये बताया कि मॉइस्ट वाला क्यों बना रहा है एल्कोहल, ड्राई वाले की चर्चा तो आपने की नहीं। तो चलो चर्चा करते हैं किसकी बेटा, ड्राई Ag2O की। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये बदतमीज कैसा है बेटा, कोवेलेंट है। और क्योंकि हमने ड्राई रखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो जो ये स्टेप 1 हो रहा है यहां पर, ये स्टेप 1 अब नीचे इक्वेशन में नहीं होगा, नीचे के मैकेनिज्म में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले Ag2O का एक स्ट्रक्चर बना लो, जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही Ag2O का स्ट्रक्चर है। और आपके पास है CH3 और मान लो यहां पर Br। तो लॉजिकली आपको दिख रहा है कि यहां पर डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस है। अब वो पानी ना होने की वजह से टूटेगा तो नहीं, किसी कीमत पे। पानी होता तो टूट जाता, पानी नहीं है तो नहीं टूटेगा। लेकिन ये लोन पेयर तो डोनेट किया जा सकता है और लिविंग ग्रुप की तरह निकल सकता है। अगर निकला तो सबसे पहले तो Br माइनस को बाहर निकालो, ठीक। अब CH3 के साथ कौन जुड़ा, O के साथ है Ag और दूसरा भी कौन है, Ag, ठीक। O के पास एक लोन पेयर और देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज। सबको पता ना, लोन पेयर जो देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तुम जानते हो कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए सिल्वर का बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा। जब सिल्वर का बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो सिल्वर का बॉन्ड तोड़ने के बाद Ag प्लस निकल जाएगा। Ag प्लस निकलेगा तो CH3O Ag, इस प्रकार का कुछ सिस्टम बचेगा। अब ये जो Ag प्लस है और Br माइनस है, ये AgBr का PPT बना लेंगे। लेकिन सर अभी तो यही है, हाँ सर यही है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, AgOCH3 ये जो बनकर आया, ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट था ये CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के पास जंप कर सकता है। दूसरे मॉलिक्यूल के पास अगर जंप करके जाएगा तो ये इसको अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। और जब Br बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। CH3 के ऊपर कौन जुड़ा, O के साथ कौन था, एक साइड CH3 था, एक साइड Ag था, एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और Br माइनस बाहर।
ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड तोड़ना चाहता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा साहब? Ag का बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है और मेटल के बॉन्ड्स कोवेलेंट इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो हमारे लिए क्या हुआ रिएक्शन में? Ag प्लस बाहर आ गया और ये वाला Ag प्लस, ये Br माइनस फिर से AgBr का पीपीटी बना देंगे और अंततः हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो CH3 OCH3 यानी ईथर बनकर आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा हमारे लिए? फाइनल प्रोडक्ट। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आई। लेकिन जो बात याद रखने वाली है, क्रिस्पी बात, वो ये है, ठीक है ना? रट डालो इसे, रट डालो। अंततः आपको जल्दी जल्दी सवाल करने के लिए प्रोडक्ट्स याद भी तो होने चाहिए ना, कि कहां अल्कोहल बन रहा है और कहां पर ईथर बन रहा है। तो ये रहा आपका ये कहानी, इसे रटो, इसे रटो। ईथर मैंने मैकेनिज्म बताया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह OH बिहेव करता है, यहाँ पर O का लोन पेयर डोनेट किया जाता है। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो मॉइस्ट AgO2 हो गया। अब तीसरा केस पढ़ते हैं बेटा। तीसरा केस है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। सोडियम और पोटेशियम इतने सगे भाई हैं कि जो एक करता है वो दूसरा करता है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर सोडियम साइनाइड कुछ रिएक्शन कर रहा है तो पोटेशियम साइनाइड भी वैसी ही रिएक्शन करेगा। सबसे पहली खास बात, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड ये सब आयनिक बंधु हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स हैं। इनके बीच में बॉन्ड्स कैसे हैं? आयनिक बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो NaCN को जब तुम तोड़ोगे तो ये Na प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। KCN को तोड़ोगे तो बाई बाई K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। माइनस कुछ मिल रहा है, यानी कि ये हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? नेगेटिव। तो किसे फेवर करेगा बेटा? SN2 को फेवर करेगा। ठीक, बाकी सबस्ट्रेट पे भी ध्यान देना होता है, सबस्ट्रेट क्या है उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। चलो मान लो कि हमारे पास CH3Br है। तुमने कहा ठीक है तो क्या करें? अरे आओ देखो, अब इस बंधु से रिएक्शन कराई गई NaCN की या KCN की, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगा CH3CN प्लस NaBr। ये क्या है? मिथाइल साइनाइड बना दिया आपने। जी हाँ, देखो कैसे बनेगा, ध्यान सुनना। सबसे पहला स्टेप यानी कि स्टेप वन कहेगा NaCN, और NaCN किस में टूटेगा बेटा? Na प्लस और Cn माइनस में। क्या Cn माइनस तुम्हारे लिए एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग गया? जी हाँ। तो स्टेप 2 में Cn माइनस अटैक कर देगा CH3Br को, जहां पर आपको कोई एक डेल्टा नेगेटिव कोई एक डेल्टा पॉजिटिव मिल रहा होगा, और ये अटैक करेगा इसे, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। तो बन गया CH3CN और Br माइनस बाहर। अब Br माइनस और Na प्लस आपस में मिलके NaBr सॉल्ट बना लेंगे। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक खास बात यह है कि अगर ये सच में साइनाइड है, क्या है? अगर ये सच में साइनाइड है तो इसका मतलब होगा कि ऐसे करके एक लोन पेयर और यहां नेगेटिव चार्ज होगा। अब कौन अच्छा डोनर? ये भी डोनर है और ये भी डोनर है। हाँ, लेकिन क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है, तो कौन अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है और ये आदमी स्टेबल है। इस कारण से गुड डोनर कार्बन ही है। ठीक है ना? तो साइनाइड के केस में क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ऑलवेज कार्बन साइट से लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। क्या कहा बेटा? कार्बन साइड से लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने बात की KCN की। अब चर्चा करते हैं 4 नंबर रिएक्शन में AgCN की, सिल्वर साइनाइड की। सर अचानक से सिल्वर को क्यों ले आते हो? देखो यार, पोटेशियम सोडियम के जैसा ही कंपाउंड सिल्वर भी बनाता है। बस होता क्या है कि जितने कंपाउंड सोडियम और पोटेशियम के आयनिक बनेंगे उतने ही कंपाउंड सिल्वर के कोवेलेंट बनेंगे। तो जैसे NaCN और KCN हमारे लिए आयनिक कंपाउंड्स हुआ करते थे, उसी प्रकार AgCN जो है ये बदतमीज कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है बच्चा? कोवेलेंट कंपाउंड है। हम ये लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो याद रखो कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो
तय होता है कि ये CN माइनस प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। क्या बोला? CN माइनस प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। मान लो मेरे लिए लिखा हुआ है CH3Cl और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी सिल्वर साइनाइड से, तो सिल्वर साइनाइड से हमारे पास साइनाइड ना बन के आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड। ये बन गया क्या? आइसोसाइनाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम से साइनाइड बन रहा था, सिल्वर से आइसोसाइनाइड बन रहा है। कारण क्या है? कारण यही है जो मैंने अभी लिखा, ये बदतमीज कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट से आइसोसाइनाइड बना देगा। मैकेनिज्म देख लो यार, बड़ा सिंपल है। Ag का बॉन्ड बना है करीना से, करीना का ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ये रहा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ये साइनाइड, ये सिल्वर साइनाइड है, ठीक। अब देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो लोन पेयर। लेकिन अगर नाइट्रोजन पे देखो तो लोन पेयर अवेलेबल है। तो अगर भैया नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है और कार्बन पे कोई चार्ज, कोई लोन पेयर नहीं है, तो कांट बी अ डोनर। कार्बन डोनर हो ही नहीं सकता। ध्यान सुनो, कार्बन डोनर नहीं हो सकता, सो नाइट्रोजन को ही डोनेट करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा तो लॉजिकली CH3Cl लिखा था, CH3Cl लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस होगा, और जहां भी इस प्रकार का कांड दिखेगा लोन पेयर अटैक कर देगा और लिविंग ग्रुप की तरह बंधु बाहर चले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो CH3 के साथ जुड़ा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड के साथ कौन आया साहब? मेरे हिसाब से तो आ गया कार्बन, कार्बन के साथ कौन आया? Ag, और निकला कौन? Cl माइनस बाहर। अब ध्यान सुनो, नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दिया, ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव, ठीक। अब इसने इसका बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन ने इससे बॉन्ड तोड़ा, इसके बाद Ag प्लस बाहर निकल जाएगा, CH3N डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर और कार्बन, और यहां से बन गया AgCl का PPT। बात पल्ले पड़ रही है? जी हाँ पल्ले पड़ रही है। ये रहा आपके पास आइसोसाइनाइड का एग्जांपल। पल्ले पड़ा मैकेनिज्म? बिल्कुल पल्ले पड़ा। तो ये कोवेलेंट और आयनिक नेचर के कारण से इस तरह के प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। लगातार ये कहानी चलती रहेगी, इसलिए आप इनका कंट्रास्ट याद कर लीजिए। क्या है कंट्रास्ट भैया? एक साथ लिख लेते हैं, है ना। मान लो मेरे पास CH3Cl है और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई, मान लो NaCN से या KCN से, तो मेरे लिए जो कंपाउंड बनकर आएगा दैट वुड बी साइनाइड। लेकिन अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई सिल्वर साइनाइड से, तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट बनकर आएगा दैट वुड बी आइसोसाइनाइड। यहां पर बन के आएगा साइनाइड और यहां पर बन के आएगा आइसोसाइनाइड। ये बड़ा ही खूबसूरत सा कंट्रास्ट है, और इतने से अंतर से सवाल गलत हो जाता है बच्चों का, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा एक और बात, हम डायरेक्ट रिएक्शन रटने पर बहुत फोकस करते हैं कि याद कर डालो, याद कर डालो, याद कर डालो। कितना याद करोगे? मैकेनिज्म समझ लोगे ना तो याद करना भी तुम्हारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि याद करने के पहले पहले उसकी मैकेनिज्म को समझ लो, ताकि आप उसका लॉजिक के साथ पढ़ोगे ना तो दिमाग भी इस बात पे सपोर्ट करता है कि यार हमें ये बात पता है, तो चलो इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट, आप उसे इग्नोर ना करें कि बाद में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती, ये सब ड्रामेबाजी है ना। इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी भाई साहब। 5 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है NaNO2। अब NaNO2 की बात आ गई है तो उसका भाई कैसे पीछे रहेगा? KNO2। ये भी वही है। अब फिर से कहानी वही कि ये दोनों कौन है भैया? आयनिक कंपाउंड्स। कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड्स। किस प्रकार के कंपाउंड है बंधु? आयनिक कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया। अगर ये बच्चा आयनिक कंपाउंड्स हैं तो ये फटाफट टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? Na प्लस NO2 माइनस, या फिर K प्लस और NO2 माइनस। मुझे K प्लस से क्या मतलब? मुझे तो NO2 माइनस से मतलब है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव और सुंदर बढ़िया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो किसको फेवर करेंगे? SN2 को फेवर करेंगे। तो चलो रिएक्शन टेम्पलेट बना लेते हैं। मान लो मेरे पास R के साथ Br लगा है, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, लिविंग ग्रुप है बेसिकली, अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, और इसकी रिएक्शन मान लो करा दी गई KNO2 से, तो हमें पता है ये प्लस ये माइनस है, तो ये हमारे लिए इतना पार्ट
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो R के साथ कौन लग जाएगा बेटा, NO2, और Br माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। पल्ले पड़ रही है बात? हाँ। लेकिन NO2 आपको पता है कि एम्बिगुअस टाइप का आदमी है, इसमें कई बार N जुड़ा होता है और कई बार O जुड़ा होता है। तो जुड़ता क्या है इसमें, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, है ना, बेहतर समझ में आएगा। ये O से कनेक्टेड रहता है, बॉन्डेड विथ O। तो यहां पे कौन सी साइट अटैक करती है, ऑक्सीजन विल डोनेट। यहां पे कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, भूलना नहीं है साहब। कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। आइए साहब आगे देखते हैं क्या चीज चल रही है। सबसे पहले NaNO2 को समझो इस तरह से, और जब भी कभी ये टूटेगा, हालांकि मुझे यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो जब भी कभी ये टूट कर आएगा तो Na+ और O- एंड डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इस पे चार्ज आ गया, बाकी सबके पास लोन पेयर है, लेकिन जो अनस्टेबल है वही डोनर साइट है, क्योंकि जो अनस्टेबल है चार्ज की वजह से वो डोनेट करके चार्ज को खत्म कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है इसलिए ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, आर के पास आ रहा है Br, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, और बगल में है O-, और यहां पर आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है डबल बॉन्ड O। तुम जानते हो कि इस तरह से डोनेट होने वाला है, ये ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर। तो R के साथ जुड़ा O के साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ निकल गया Br बाहर। आप देखें ऊपर का Na+ और यहां का Br-, सुंदर सा NaBr का सॉल्ट बनाएंगे, और ये ONO बन गया। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, ONO। ONO का असली नाम होता है नाइट्राइट। क्या नाम होता है बेटा, नाइट्राइट। क्लियर है, क्या बना, नाइट्राइट बना, भूलना नहीं है। क्या बन रहा है साहब, नाइट्राइट बन रहा है, अभी मैं लिख के दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन यही मैकेनिज्म अगर 6 नंबर पे हम देखें, अगर सोडियम का नाइट्राइट है तो सिल्वर नाइट्राइट था, तो सिल्वर का भी नाइट्राइट आएगा। अब सिल्वर का नाइट्राइट इससे थोड़ा अलग टाइप का कंपाउंड बनाएगा। उसका कारण क्या है, वो आयनिक था, तो ये बदतमीज कैसा है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, बहुत बढ़िया। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है और हमने कहा कि Br के साथ हमने AgNO2 को जोड़ दिया, तो इस बार नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नाइट्रो कंपाउंड, मतलब जो डोनेशन है वो नाइट्रोजन से होगा और NO2 इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो ये बन गया हमारे लिए क्या बेटा, नाइट्रो कंपाउंड्स। यहां पे डोनेशन किससे होगा वो भी लिख लो, डोनेशन साइट नाइट्रोजन रहेगी। अब इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा भैया, इस बात को मैकेनिज्म जस्टिफाई करेगा, और कौन जस्टिफाई करेगा। मैकेनिज्म जानते होगे तो समझ जाओगे, नहीं जानते होगे तो नहीं समझोगे, इसलिए मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट है। चलो देखो AgNO2 कैसे बनता है। आपको पता है Ag के साथ सिंगल बॉन्ड है O का, और फिर इस तरह से ये और डबल बॉन्ड O। अब देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड था, बस उसे अलग अलग किया गया था पानी वानी में घोल के, है ना। यहां क्या आ गया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। अब जब मेरे बच्चे यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनकर तुम्हें तैयार दिखाई दे रहा है, तो ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। क्या बोला, ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो एक तो ये तुम्हें लल्ला लोन पेयर दिखाई दिया, एक ये लल्ला लोन पेयर दिखाई दिया, एक ये लल्ला लोन पेयर दिखाई दिया। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की ज्यादा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या उसे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेम होता है, जी हां सर, ज्यादा प्रेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेम करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। तो अगर कोई आदमी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बेकार डोनर है, वो बेकार डोनर है। ऐसा नहीं कह रहा हूं इतना घटिया डोनर है, कभी देगा ही नहीं, लेकिन अगर उसके सामने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये बढ़िया डोनर है। ऑक्सीजन को बेकार डोनर नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अपना लोन पेयर दे नहीं सकता है, जरूरत पड़ने पे दे सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन विथ लोन पेयर और नाइट्रोजन विथ लोन पेयर दो लोग मौजूद हैं, तो आप जानते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये डोनेट करेगा आसानी से, नाइट्रोजन से डोनेशन होगा, लॉ है भैया, सिंपल सा। इसकी रिएक्शन किससे कराई गई, RBr से। ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। आपने कहा
कि हे नाना पटेकर इस पर अटैक कर दो ताकि ब्रोमीन बाहर निकल जाए। ब्रोमीन निकल गई तो R के ऊपर जुड़ा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O, और बना क्या, AgBr का पीपीटी। मेरी बात पल्ले पड़ी? जवाब है बिल्कुल हाँ, आसान था ये तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बन रहा है। अब फिर से कंट्रास्ट लिख लेते हैं इन दोनों का। मेरे पास RBr है, अब ये Cl के ऊपर भी चलेगा ना, ये पगलाना नहीं कि हेलोजन में Br से ही रिएक्शन हो रही है। हमने Br का एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरीन होगा तो भी यही होगा, और अगर आयोडीन होगा तो भी यही होगा, और फ्लोरीन होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। मान लो कि तुमने कराया NaNO2 से, तो मेरे पास रिएक्शन में RO डबल बॉन्ड ONO बन रहा है, यानी कि नाइट्राइट बन रहा है। और अगर तुमने रिएक्शन कराई AgNO2 से, तो मेरे पास बन रहा है RN डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, यानी कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, नाइट्रो एल्केन बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बल्कि आपको उसका मैकेनिज्म के बारे में भी बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, नेतागिरी नहीं कि हम रट के पेपर में चले जाएंगे। रट के तो दुनिया जा रही है, गलत करके आ रही कि नहीं। तो लॉजिक जानकर सवाल करोगे तभी बात बनेगी बंधु, वरना बात नहीं बनेगी यार, है ना। इसके बाद एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है 7 नंबर पे, और वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन है? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ध्यान दीजिए, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस नाम ही बता रहा है कि ये बदतमीज बनाएगा क्या, ये ईथर बनाएगा। ईथर बनाने की निंजा टेक्निक। ये क्या है बेटा? ईथर बनाने की निंजा टेक्निक। वाह वाह वाह, क्या बात। सुनो ध्यान से, होगा क्या, आपको RO- Na+ टाइप का एक कंपाउंड लेना है। इसको नाम देते हैं बेटा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या नाम देते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड। अरे देखो ध्यान से, ये एल्काइल ग्रुप है और इसके साथ O-, तो एल्काइल ऑक्साइड, तो क्या बन गया? अल्कोक्साइड। इसके आगे लगा दिया Na+, तो नाम क्या रख दिया बेटा? सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। इस बदतमीज के साथ हमने ऐड किया RCl को, Br भी हो सकता है, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, और तुम्हें शुद्ध भाषा में दिखाई दे रहा है कि ये एक आयनिक टाइप का कंपाउंड है जिसमें से O इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकाल देगा। और अगर ऐसा होने वाला है तो R के साथ ROR बन जाएगा और NaCl सॉल्ट बन के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? तो बन क्या क्या मेरे बच्चे? ईथर बन गया। डिजायर्ड ईथर बना सकते हो। अच्छा, सबसे पहली बात, ये सोडियम एल्कोक्साइड तुम साहब बनाओगे कहां से? तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाने का तरीका ये है कि आपके पास अगर कहीं से आपको दारू मिल जाए, दारू का मतलब एल्कोहल मिल जाए, तो आप इसे सोडियम इसके अंदर डाल दीजिए, घोल दीजिए सोडियम को दारू में। दारू में जब आप सोडियम को घोलेंगे तो ये बन जाएगा RO- Na+, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। अब क्योंकि ये आयनिक टाइप का बंधु दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये तुम्हारे काम का व्यक्ति है। जैसे ही एल्कोक्साइड आयन काम का व्यक्ति हुआ तो तुमने कहा कि हम तो R1Cl से रिएक्शन कराएंगे। सर आपने इसको R1 क्यों कर दिया इस बार? ये दिखाने के लिए कि RO से आ रहा है, एल्कोक्साइड से आ रहा है, R1 एल्काइल हैलाइड से आ रहा है, ये अलग भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना अलग होने की। तो अटैक कर दो यहां पर और इसे निकाल दो बाहर। जब इस प्रकार से बाहर जाएगा तो आपके पास ROR1 बनेगा और यहां से Cl- बाहर। अब दुनिया जानती है कि यहाँ का Na+, यहाँ का Cl- मिलके क्या बनाएगा? NaCl। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? SN2 पाथ फॉलो हो रहा है। ध्यान रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो SN2 को बहुत पसंद करता है, SN1 पाथ को पसंद नहीं करता। तो अगर आप SN2 बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल SN2 से विलियमसन ईथर सिंथेसिस बनेगी। क्लियर है मेरी बात? मैकेनिज्म समझ में आया है? जी जान से समझ में आया है। बढ़िया चल रहा है अभी तक? समझ में आया सब? समझ में आया? यस सर, आराम से समझ में आया, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। अब ये देख लेते हैं कि किस किस तरह से विलियमसन ईथर सिंथेसिस काम करता है।
जैसे मान लो कि तुमसे कहा जाए वी want to make CH3 CH, यहां CH3 OCH3, ये भी ईथर है, हम ये ईथर बनाना चाहते हैं। और कहां से बनाना चाहते हैं? फ्रॉम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इस मेथड से बनाना चाहते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है ईथर बनाने का? तो मैं आपको बताता हूं क्या तरीका हो सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, तरीका 1 और दूसरा है तरीका 2। भैया ध्यान से देखो, ROR में O के एक साइड का व्यक्ति R1 है, O के एक साइड का व्यक्ति R2 है। तो या तो O को ये ले जाएगा या तो O को ये ले जाएगा, बस यही दो तरीके हो सकते हैं। तो हम यहां पर इस तरह से विचार कर सकते हैं, O-, और या तो यहां पर इस तरह से विचार कर सकते हैं CH3O-, पल्ले पड़ रहा है ना। या तो मैं जानबूझकर ऐसे तोड़ सकता हूं इन्हें, और या तो मैं जानबूझकर ऐसे तोड़ सकता हूं इन्हें। पल्ले पड़ रही है बात? जी हां पड़ रही है, पढ़नी चाहिए। अगर ये, तो मेरे लिए एल्काइल हैलाइड की जगह पे आएगा CH3Cl, और अगर मैंने CH3 को निकाल लिया तो एल्काइल हैलाइड की जगह आएगा CH3CH CH3, और यहां पे क्या आया? Cl। अब ध्यान सुनो, क्या ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड? और क्या ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड? हाँ। क्या हम जानते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो SN2 को बहुत पसंद करता है? हाँ, यानी SN2 मैकेनिज्म से होना चाहता है। यहां पे SN2 ज्यादा फेवर होगी और यहां SN2 कम कम फेवर होगी, इस वजह से ये तरीका गड़बड़ हो जाता है और यही तरीका सही है। कहने का अर्थ है कि वो पार्ट से एल्काइल हैलाइड बनाओ जो पार्ट की डिग्री सबसे कम है, लल्लू वाला, और यहां से प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3CH CH3OCH3 बनेगा और Cl- बाहर आएगा। यहां से बनाओगे तब भी तुम दिखाओगे तो वही, बट एक्चुअली यहां से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनने वाला, उसकी परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगी। इसलिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि आप इस तरह से बनाएं। बात पल्ले पड़ी? किस तरह से बनाएं? ठीक, याद क्या करना है, क्रक्स क्या पकड़ा कि जो लोअर डिग्री वाला है एल्काइल हैलाइड बनाएगा, लोअर डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि जो SN2 मैकेनिज्म है ना वो लेस क्राउडिंग में होती है, लेस क्राउडिंग में। और क्राउडिंग किसमें देखोगे? अबे इसमें ना देख लेना क्राउडिंग, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, एल्काइल हैलाइड में क्राउडिंग देखना। अच्छा बहुत बढ़िया यार, ये तो समझ में आया। आया तो 2 सवाल और करो इसके। अगर ये बात समझ में आती है तो देखो सवाल करो इसका। अब बताओ कैसे बना होगा, इसके विषय में आपको जानकारी देनी है कि आखिर ये बंधु कैसे बना होगा। अच्छा कैसे बना होगा ये बताना है, अभी बता देते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, जो नन्ना वाला आदमी एल्काइल हैलाइड है, जो बूढ़ा वाला आदमी है वो अपना एल्कोक्साइड है, यानी कि CH3 CH3 CH3, और यहां से O और माइनस Na+, ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, और इसके साथ बना दिया CH3Cl, और बन गया हमारे पास अपना मर्जी का ईथर। ये पॉसिबल तरीका है, ये सही तरीका है। अगर दूसरा तरीका लिख देते ना तो गड़बड़ हो जाता, प्रोडक्ट नहीं बनता, उससे गंदी बात हो जाती। क्लियर है मेरी बात? जी 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 हाँ बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपको इस तरह से इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको समझ में आया? अब एक छोटा सा आपको रिएक्शन दूसरे टाइप की भी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन अब और भी करनी है। 10 नंबर रिएक्शन देखो क्या है।
RCl तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराई गई NaSH या KSH से, तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा RSH यानी थायोल, एल्काइल थायोल। एल्कोहल का छोटा भाई O हटा के S आता है तो थायो शब्द आता है। वही कहानी है कि NaOH जैसे होता था प्लस माइनस, उसी तरह होता था बेटा K प्लस OH माइनस, O को हटा के लगा दिया गया है S, तभी ये बन गया है ओल से थायोल। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास इस बार न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस के बजाय SH माइनस है। तो जैसी रिएक्शन OH की थी वैसी रिएक्शन SH की है। तो हमारे लिए अगर मैं इसके मैकेनिज्म के अंदर घुसना चाहूं, मैंने मैकेनिज्म कभी लिखा नहीं लेकिन मैकेनिज्म पूरा पूरा बताया है आपको, है ना। पहले स्टेप में SH माइनस आ जाएगा, RCl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, अब अटैक करवा दीजिए, अटैक करेगा इस पे, ये निकल जाएगा। तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RSH और Cl माइनस बाहर, ये बना हुआ K या Na इस Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl KCl बना लेगा। पुराने जैसी कहानी है, SN2 पाथ फॉलो हो रहा है। अगर मैंने सबस्ट्रेट 1 डिग्री या फिर मिथाइल ले रखा है तो बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी जिसमें एल्कोक्साइड आयन था, थायोक्साइड आयन पढ़ लेते हैं। जैसे RCl की रिएक्शन जो है वो हम लोग करा रहे थे RS माइनस Na प्लस से, ठीक एग्जैक्ट वही कहानी, ध्यान सुनना। RO माइनस Na प्लस था तो ये एल्कोक्साइड था, RS माइनस Na प्लस हो गया, एक ही खानदान के है ना ऑक्सीजन और सल्फर, तो O हटा के S लाइए, थायो शब्द बनाइए, एल्कोक्साइड आयन थायोक्साइड आयन, थायो एल्कोक्साइड आयन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर यहां से तुम्हारे लिए ईथर बनकर तैयार हो रहा था तो यहां से भी ईथर ही बनेगा, बस O की जगह S आ जाएगा और थायो ईथर बन जाएगा। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले RS माइनस Na प्लस है, अब इसको तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आयनिक है तो वो अलग ही हो जाएगा, और RCl लगा हुआ है, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, और आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल डेल्टा प्लस साइड पर अटैक करेगा, और जब ये होगा तो RSR बन जाएगा और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। ये Cl इस Na के साथ मिलके NaCl बना लेगा। तो जैसे ईथर बन रहा था वैसे यहां पर कंपाउंड बन रहा है क्या बेटा? थायो ईथर। क्या बन रहा है? थायो ईथर। कोई परेशानी वाली बात? अरे बिल्कुल नहीं यार, ये तो बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है, क्लास के दौरान ही बच्चों याद होता चला जाएगा, परेशान ना हो ना बिल्कुल। अच्छा, अगर आप एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन करा सकते हैं तो कुछ इसी से मिलता जुलता फिनोक्साइड आयन भी तो कोई व्यक्ति है, इसकी रिएक्शन भी तो हो ही सकती है। जी हाँ, भले ही फिनोक्साइड आयन में O माइनस का जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में रहता है, लेकिन फिर भी डोनेशन की टेंडेंसी होती है ना, डोनेट किया जा सकता है, ठीक, अच्छी बात है। तो बनने क्या वाला है? ROPH, ठीक, और NaCl बाहर, बहुत बढ़िया। ROPH कैसे बना? फिर वही बात, PHO माइनस Na प्लस है, तो Na को तो भूल जाओ, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। RCl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, अटैक करवा दो, जब ये होगा तो निकल जाएगा, बनेगा क्या बेटा? R को अटैक किया है O ने, O के साथ जुड़ा है PH, और हमारे पास कौन आ गया? NaCl। तो ये बन गया बेटा आपके लिए ईथर है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप एक तरफ फिनाइल ग्रुप, बहुत बढ़िया। 13 नंबर, एक और इक्वेशन देखो ध्यान से, बढ़िया रिएक्शन है RCl। हम लोग एल्काइन से रिएक्शन कराते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस, ये आप इसको Na प्लस भी लिख सकते हो, एक सिंपल कंपाउंड होता है, जो ज्यादा फेमस है वो है Cu प्लस कॉपर के साथ, है ना। और दिख रहा है आपको कि जो कंपाउंड बनने वाला है वो RC ट्रिपल बॉन्ड C R है और CuCl बाहर हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा? सबसे पहले ध्यान से देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ H। देखो बहुत इत्मीनान से मेरी बात को समझना कि ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड है, तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp होने का मतलब हुआ कि इस बच्चे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई है, लगभग क्लोरीन के जैसी है। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये आसानी से डोनेट किया जा सकता है, इस वजह से हम इसे नाम देते हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। हम लोगों ने सीखा हुआ है टर्मिनल एल्काइंस के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, आसानी से रिलीज किए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको CuOH से रिएक्शन करा दें तो बड़ी आसानी से ये जो व्यक्ति है
कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है भाई साहब, है ना, ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये बन गया यहां पर Cu और H2O बाहर हो गया। इस प्रकार से आपके पास एक कंपाउंड बनकर आता है। ध्यान रखिएगा, एल्काइन में टर्मिनल एल्काइंस के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये जो चीज बनी है इसको आपको इस तरह याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर ये माइनस और यहां पर ये प्लस है। कॉपर +1 स्टेट में, कार्बन पे माइनस है। और जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट नहीं है बच्चा, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, आयनिक कंपाउंड। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ले लीजिए इसे, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Cu+। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई RCl से, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। अटैक करने के लिए इसी कार्बन से अटैक होगा, लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। अब क्या हुआ, R के साथ जुड़ा C, ट्रिपल बॉन्ड C और R, और बन गया CuCl। खैर काम की बात यह है कि ये आ गया। अब ध्यान से देखो कि मेरी एक एल्काइल के अंदर, ये जो एक एल्काइल मेरे ये एल्काइल हैलाइड वाला चेन थी, उसमें इतने सारे कार्बन ऐड हो गए। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ बहुत सारे कार्बन चेन में ऐड करने हो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेप अप रिएक्शन है, रिएक्टेंट में कम कार्बन है, प्रोडक्ट में ज्यादा कार्बन है चेन में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ चेन लंबी करनी है तो दिस इज द वेरी गुड मेथड। आई होप आपको आराम से समझ में आया है। जी हाँ बिल्कुल आया है सर, क्यों नहीं आया। चलिए एक रिएक्शन और करते हैं, है ना। लेट्स से 14 नंबर रिएक्शन है ये। RCl की रिएक्शन जो है वो की जाए CH3 Li+, एक एल्काइल लिथियम से। मेथाइल लिथियम इसका नाम हो गया ना। अब कॉमन नेम दोगे तो एल्काइल लिथियम। मैंने मेथाइल का एग्जांपल लिया है, आप एथाइल का एग्जांपल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपको दिख रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक। तो यहां से बन रहा है R के साथ CH3, एक कार्बन आपने ऐड कर दिया, LiCl आपके पास बनकर आ गया। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म भी देख लीजिए एक बार। मैकेनिज्म में CH3 Li+ ये है, तो साहब इसको आप तोड़ दीजिए, CH3- बना दीजिए, Li+ बना दीजिए, इसको कूड़े में डाल दीजिए Li+ को, अपना CH3-, और यही आदमी किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन आर सबस्ट्रेट RCl, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, कॉमन सेंस से अटैक करेगा, ये निकलेगा। लिविंग ग्रुप को तो भैया दुनिया छोड़कर जाना ही है, इस वजह से R के साथ जुड़ गया क्या, CH3, और यहां क्या बन गया, Cl- बाहर। अब ये बना हुआ Li+ और Cl- आपस में जुड़कर LiCl बना लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, ये बनता कैसे है, अब आगे कभी चर्चा करेंगे कैसे बनता है। बड़ा सिंपल सा मेथड है इसको बनाने का, कोई खास बात नहीं। डायल काइल कैडमियम से बन सकता है ना, लिथियम की रिएक्शन डायरेक्ट कराने से भी बन सकता है। ओके, अब एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 15 नंबर रिएक्शन। ध्यान दो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की। ग्रिग्नार्ड को अगर समझना हो तो समझो R- Mg+2 और X-। X मतलब हेलोजन, हेलोजन नेगेटिव स्टेबल होता है, Mg+2 स्टेबल होता है, ये बंदा अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन पे माइनस तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये आदमी ज्यादा रिएक्टिव होता है। मेरी बात पल्ले पड़ रही है। Mg+2 हाईली स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। हेलोजन पे माइनस बहुत स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये स्टेबल और ये एल्काइल वाला अनस्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होता है वही रिएक्टिव पार्ट होता है, इस वजह से इसकी रिएक्शन हमेशा इस R- से ही होती है। मान लीजिए कि हमारे पास RBr एक एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन CH3MgBr से हो रही है, तो आप समझ गए कि तुम माइनस हो, तुम +2 हो, और तुम फिर से माइनस हो, तुम डेल्टा माइनस हो, तुम डेल्टा प्लस हो। ग्रिग्नार्ड में जो आदमी रिएक्टिव है वो ये एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस को अटैक करेगा, Br- बाहर चला जाएगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट बन के आएगा R के साथ CH3, Mg के साथ अब लग गया Br, और यहां लग गया अगेन एक Br। क्या बात है,
सर कभी आप आयनिक दिखाते हैं, कभी आप कोवेलेंट दिखाते हैं, यहाँ प्लस माइनस दिखा रहे थे आपने डंडे दिखा दिए। ध्यान सुनो, ग्रिग्नार्ड ऐसा व्यक्ति है जो कोवेलेंट कैरेक्टर भी रखता है और साथ में उतना ही आयोनिक कैरेक्टर भी रखता है। तो जब चाहता है तब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है, जब चाहता है तब ये आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है। बात समझ में आई है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन पे आइए। अगली रिएक्शन का मेरे बच्चों नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सा? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्योंकि ये व्यक्ति हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहला रहा है, इसका मतलब एक हेलोजन घटा के दूसरी हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो ए पार्ट, इसमें पहली रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी आती है भैया पहली रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या, ध्यान सुनना, आपके पास RCl हो सकता है, आपके पास RBr हो सकता है, RF नहीं, क्योंकि वो SN1 SN2 दोनों नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, ये फिंकलस्टीन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके होती है, ये भी याद रखना। हालांकि बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना है कि SN2 को फॉलो करती है। आपके पास सोडियम आयोडाइड होना चाहिए, सोडियम आयोडाइड होना चाहिए। इसे आप एसीटोन में डिसॉल्व करके रखें, पानी में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भूले तो सब भूले। NaI होना चाहिए, एसीटोन में होना चाहिए, NaI होना चाहिए, एसीटोन में होना चाहिए, ये तो भूलना ही नहीं है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपके पास RI बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ आपके पास RI बन जाएगा, NaBr निकल जाएगा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि अगर आपके पास RCl RBr है, उससे RI बनाना है, तो आप फिंकलस्टीन का सहारा ले सकते हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम RCl एंड RBr, ना कि RF। क्लियर है? ये पहली बात है। बढ़िया। अब ध्यान से समझो। अगली जो इसका सेकंड पार्ट रिएक्शन है, दैट इज पार्ट बी, और वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है बेटा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन कहती है आपके पास RCl हो सकता है, आपके पास RBr हो सकता है, आपके पास RI हो सकता है। इसमें आप कुछ लोग हैं जिनके आप रिएक्शन करा सकते हैं। AgF की करा सकते हैं, Ag2F2 की करा सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड की करा सकते हैं, Hg2F2 की करा सकते हैं, और SbF3 की करा सकते हैं। ये सारे रिएजेंट्स रिएक्शन करेंगे। ये नहीं कि ये सारे एक साथ करेंगे, या तो इसे ले लो, 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 या तो इसे ले लो। यानी कि जो इसमें रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है वो AgF हो रहा है, Hg2F2 हो रहा है, SbF3 हो रहा है, एंड ऑल, है ना। जितने लिखे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं लिखकर दोबारा, बट ये तीन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। इनमें से कोई भी इस्तेमाल करोगे तो RF बन जाएगा, RF बन जाएगा, RF बन जाएगा। अगेन द रिएक्शन इज नथिंग बट SN2। ये मैकेनिज्म भी क्या फॉलो होता है बेटा? SN2 फॉलो होता है। कोई दिक्कत वाली बात? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हो क्या रहा है मैकेनिज्म भी एक बार देख लो ध्यान से। AgF एक बढ़िया कंपाउंड है जो आयनिक टाइप का है। ये फटाफट Ag प्लस F माइनस में टूट जाता है, और जो F माइनस है ये बहुत अनस्टेबल है, इस कारण से ये अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल बनकर आ जाएगा। और RCl में अटैक करवा दो, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस पर अटैक कराओ, ये बाहर निकालो, R के साथ F जुड़ेगा, Cl माइनस बाहर चला जाएगा। पर खास बात कि F इतनी आसानी से दौड़ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए जिसमें इसका सॉल्वोलिसिस हो गया हो, यानी कि सॉल्वोलिसिस नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहां पर हम लोग एसीटोन एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो उसे फेवर करेंगे। ठीक, सो पोलर अप्रोटिक एनायन को डिसॉल्व नहीं करते,
एनायन को डिसॉल्व नहीं करते तो नन्ना मुन्ना एनायन है, फटाक से दौड़ के न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, बढ़िया रिएक्ट करेगा, बढ़िया बात है, अच्छी बात। क्या हमारी सारी रिएक्शंस हो गई? जी हाँ, लगभग सारी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली SN1 SN2 की। अब हम लोग इसके आगे बहुत टेढ़े मेढ़े अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में आपको एलिमिनेशन सिखाएंगे, एक नया सेगमेंट है। SN1 SN2 की कहानी खत्म होगी, मैंने बहुत डिटेल में SN1 SN2 कर ली है ना, तो हमने काफी सारा काम कर लिया है। इसलिए अगर आपको इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ, और आगे करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और थोड़ी बहुत और रिएक्शंस, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हमें फॉलो करते रहिए।